संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल होगा। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी बातें थी वो सारी मैंने आपको बताई, और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो सारे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपको क्या है, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन उठता होगा तो आप सोचते होंगे कि सबसे पहले कि मंत्री परिषद क्या होता है या मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों में आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है दोस्तों, तो मैं टाइम वेस्ट बिना किए मैं आपको वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूँ, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्री परिषद जो होता है, मैं केंद्रीय मंत्री परिषद आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको केंद्र की कार्यपालिका पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। सीक्वेंस वाइज एकदम आपकी क्लासेस चल रही हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, मतलब मंत्री परिषद की जरूरत ही क्यों पड़ी दोस्तों, एक दिमाग में क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना। इस चीज़ का कोई एग्जाम में तो कोई यूज है नहीं कि क्यों पड़ी, लेकिन भाई एग्जाम मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो हुआ क्या कि सपोज करो हमारे देश का राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो अकेला राष्ट्रपति कोई देश को चला थोड़ी सकता है। उसको सलाह देने के लिए या उसको बताने के लिए कि देश में इस तरीक़ा से ये करना है, विचार करने के लिए तो कोई ना कोई तो मंत्री परिषद होनी चाहिए ना, जो उसको सलाह देगी। अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता। उसी तरीक़ा से जैसे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो देश के हर विभाग को संभाल तो नहीं सकते कि भाई वो वित्त मंत्रालय भी देख लें, भाई वो मतलब कृषि मंत्रालय भी देख लें, वो सारे मंत्रालय को भी देख लें और पीएम का अपना पद भी संभाल लें, तो वो इम्पॉसिबल था दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री परिषद का पद ये इसलिए बनाया गया है ताकि पीएम को और जो राष्ट्रपति जी हैं उनको आसानी हो और देश में अच्छे से विकास हो सके। हर तरीक़ा से अलग अलग विभाग बांट दिए गए हैं, अलग अलग विभाग का मंत्री होता है दोस्तों। तो ये तो एक बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री परिषद होती है क्या है, तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है दोस्तों आर्टिकल 74 में है, ये याद रखना है आपको। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है, और किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं दोस्तों। होता क्या है, होता यह है कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, जैसे 2017 के इलेक्शन हुए थे, अभी 2017 के इलेक्शन हुए थे। 2017 के इलेक्शन में सपोज करो हमारी बीजेपी जो मतलब बीजेपी या एनडीए जो भी थी वो मतलब फुल मतलब समर्थ मतलब उसमें थी, क्या बोलते हैं उसको, वो बहुमत पूरी साबित करने के बाद वो अपनी सरकार बना रही थी। तो दोस्तों हो गया क्या, सबसे पहले कि जितने भी हमारे सांसद होंगे वो चुन के किसी एक कैंडिडेट को बोलेंगे कि भाई हमारी तरफ से हम इसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो सभी उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास इनका नाम जाएगा, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उन प्रधानमंत्री को शपथ दिला देंगे। क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी को शपथ दिला देंगे। अब प्रधानमंत्री बन गया, फिर प्रधानमंत्री क्या है कि नाम सजेस्ट करेगा कि भाई इन सांसदों को मैं अपना मंत्री पद देना चाहता हूं। तो एक्चुअल में क्या है कि नाम दिए प्रधानमंत्री ने किसको, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि फिर उन मंत्रियों को शपथ दिला दी। तो दोस्तों अब आपको एक बात यहां पे निकल के आई कि ये जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था। तो मंत्री परिषद हमारे आर्टिकल 74 में आती है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये हमारा आर्टिकल 74 कहता है। देखिए अब आगे चलते हैं। ये आप यहाँ पे महत्वपूर्ण लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 91 संविधान संशोधन 2003, 91 संविधान संशोधन 2003 हमारा क्या कहता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा ये कहता है कि जो हमारी लोकसभा की सीट है, जितनी भी हमारी लोकसभा की सीट है, उस लोकसभा की सीट का टोटल का 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती दोस्तों। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सहित जितने भी हमारी लोकसभा की सीट है, सिर्फ उसका 15% ही मंत्री परिषद में शामिल होंगे, अन्यथा 15% से ज्यादा शामिल नहीं कर सकते। देखिए अब होता क्या है, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है 91 संविधान संशोधन 2003, प्रधानमंत्री सहित मतलब प्रधानमंत्री को मिला के, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और 91वां संविधान संशोधन क्या है, या फिर राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो कौन से आर्टिकल में। ये सभी आप बातें याद रख सकते हैं। कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
सपोज करो, ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, सपोज करें कि अगर प्रधानमंत्री जैसे कोई कार्यकाल चल रहा है किसी भी प्रधानमंत्री का, ये ए नाम के कोई व्यक्ति हैं और इनका कार्यकाल चल रहा है, ये प्रधानमंत्री हैं। अब इनका क्या हुआ कि इन्हों प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस ए नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस ए नाम के व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो दोस्तों जो मंत्री परिषद होगी ना वो स्वतः ही विघटित हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री जो उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष था उसकी मृत्यु हो गई है तो जितनी भी हमारी मंत्री परिषद होगी दोस्तों वो विघटित हो जाएगी, उसका कोई काम बचा नहीं है, स्वतः ही विघटित हो जाएगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है, क्या मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी या विघटित नहीं रहेगी या अपना कार्य काम करती रहेगी? इस तरीका से आपसे ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आपको याद रखनी है, अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए या फिर वो क्या करें, त्याग पत्र दे दें अपने पद से, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद हमारी स्वतः ही विघटित हो जाएगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो मंत्री पद के लिए नाम सजेस्ट किया है वो प्रधानमंत्री जी ने तो किया है। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो देश का तो फिर मंत्रिपरिषद का काम क्या रहेगा? ठीक है, तो ये बात आप यहां से याद रख सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु और यह और का चिन्ह और त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी। दोस्तों बात समझ में आई? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद चलते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति आपको पता लग ही गया होगा कि इसकी मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति मंत्री जितने होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पीएम की सलाह पर करता है। और शपथ कौन दिलाता है इनको? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। और अगर ये त्यागपत्र अपना देना चाहें तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री जिनको हम बोलते हैं, या फिर हमारे राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपका। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो हमारी मंत्री परिषद है और मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता की और बात कर लेते हैं। योग्यता क्या है कि मंत्री बनने के लिए, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए तो वो किसी भी एक सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी एक का मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी एक का मेंबर होना चाहिए। मतलब मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी एक सदन की। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति वो लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी एक सदन का मेंबर नहीं है, क्या वो मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है मंत्री, बिल्कुल बन सकता है वो मंत्री। वो क्या करेगा 6 महीने के अंदर, बट उसे क्या करेगी, उसे योग्यता लेनी पड़ेगी, किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उसके जो मंत्री पद है वो उससे चला जाएगा, 6 महीने के लिए रहेगा बस। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप सारी याद रख सकते हैं। जितनी बात बताई है बहुत महत्वपूर्ण बात है और कम से कम नोट करता हूँ मतलब बोर्ड पे, बाकी मैं चीजें बोलता जाता हूँ तो आप इसको नोट भी कर लिया करें जो भी आपको महत्वपूर्ण बातें लगे करें तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब करते हैं मंत्रिपरिषद की बात। तो मंत्रिपरिषद में सबसे पहले पूछता है कि भाई मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं और हमारे राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो आपको पता चल गया कि मंत्रिपरिषद किन से मिलकर बना है। तो प्रधानमंत्री जी तो होंगे ही, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष वही होते हैं। तो अध्यक्ष के साथ साथ हमारे उनके साथ कैबिनेट मंत्री होंगे, उसके बाद राज्य मंत्री होंगे, उसके बाद हमारे उप मंत्री होंगे। देखिए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री कौन होते हैं, जिनके पास एक विशेष प्रमुख मंत्रालय होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ठीक है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है इसमें कुछ भी। उसके बाद आता है हमारा राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं? जैसे विशेष मंत्रालय की मैं बात करता हूं, जैसे वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसी तरीका से कृषि विभाग अलग विभाग को दिया हुआ है, कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं उर्वरक मंत्री। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्रालय, तो ये सारे मंत्रालय ये कैबिनेट मंत्री में आते हैं। ये किसी विशेष मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, ये आपको याद रखना है कैबिनेट मंत्री में। और सबसे अगर आपसे पूछे जाए तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है तो वो कैबिनेट मंत्री होता है। ये भी एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अब आता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री में हमारे राज्य मंत्री का काम क्या होता है? ठीक है, राज्य मंत्री का काम होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके सहायक होते हैं, उनको सहायता देते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको सहायता देंगे, ये इनके काम में इनकी हेल्प कराएंगे। उसके बाद इनके लिए स्वतंत्र प्रभार, इनके लिए क्या होता है कि
जो राज्य मंत्री होते हैं इनके लिए कोई विभाग भी दे देते हैं अलग से कि इस विभाग को ये राज्य मंत्री संभालेगा, लेकिन उसको हम कैबिनेट मंत्री नहीं बोल सकते, उसको हम स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके रहे राज्य मंत्री। उसके बाद अगर हम उपमंत्री पे आते हैं तो उपमंत्री क्या होता है कि दोनों जो सदन होते हैं ना, जो दोनों मंत्री होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इन दोनों की सहायता करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक संबंध में ये क्या करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। तो आपको पता लगा कि मंत्री परिषद में कौन होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, उसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इन सभी को मिला के क्या बनती है, हमारी मंत्री परिषद बनती है। अभी मैं आपको मंत्रिमंडल भी बताने वाला हूं कि मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए उसके बाद क्या है, त्यागपत्र तक हो गया। उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि भाई जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से या फिर मतलब किसके प्रति मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी मंत्री परिषद है ना, वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से सवाल जवाब होंगे उनके, और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये आप मंत्रिपरिषद में ये बात और याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये इतनी चीज आपको क्लियर होगी, एक बार रिवाइज करा दो। मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल 74 हमारा कहता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए होगी, और 91वें संविधान संशोधन 2003 हमारा ये कहता है कि जो हमारे कुल मंत्रियों की संख्या होगी ना, वो कुल लोकसभा मेंबर के टोटल का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दें तो हमारी मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी, उसका कोई काम बचेगा नहीं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, पीएम की सलाह पर, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, और त्यागपत्र कौन देगा, त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और योग्यता क्या है, वो लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक का मेंबर होना चाहिए, और अगर वो मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी बात आपने याद कर ली होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं और कभी कंफ्यूजन बचेगा भी नहीं। मंत्रियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन है, उप मंत्री कौन होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मंत्रिपरिषद। यहां मैं लिख देता हूं मंत्रिपरिषद, ये भी रफ कर देता हूं, इसका कोई काम बचा नहीं है, आप इस सबको नोट कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करे तो जरूर बताया करें, और जो अंश गौतम जी आपका कमेंट बॉक्स में जो डाउट था ना, उस डाउट को भी बताऊंगा, दिक्कत ना लास्ट में। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद की मैं बात करता हूं। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, एक होता है हमारा मंत्रिमंडल। तो इसमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, 2, 3, 4, देखिए अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं। तो मंत्रिपरिषद में सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, प्रधानमंत्री जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे कौन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, हमारे उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके अध्यक्ष हो गए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सबको मिला के क्या बनती है, हमारी मंत्रिपरिषद बनती है। दोस्तों बात समझ में आई। अब आते हैं मंत्रिमंडल पे। तो ये 1 और 2, ये क्या हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी हो गए। अब क्या है इनकी, एक यहाँ पे होंगे कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा मंत्रिमंडल बनता है। दोस्तों आपको पता लगी। अब बात करते हैं कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको सीधा सीधा पता लग गया कि इनमें क्या है कि हमारे राज्य मंत्री और उप मंत्री भी और ऐड हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और प्रधानमंत्री से मिलकर सिर्फ हमारा मंत्रिमंडल मिलता है। अगर इनकी शक्तियों की बात करें
इनका काम क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी डिसीजन लेना है कि देश में हमें ये करना है, आगे विकास ये करना है, तो हमारा जो मंत्रिमंडल होता है वो उस चीज़ पर डिसीजन लेता है, और मंत्रिमंडल डिसीजन लेने के बाद फिर वो मंत्रिपरिषद के पास जाता है, चर्चा के लिए बातें करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है, शक्तिशाली हमारी क्या होती है, वो मंत्रिमंडल ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद क्या होती है। अब मंत्रियों के बारे में बता देता हूँ। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हो गए। कैबिनेट मंत्री क्या हैं, इनके पास स्पेशल कोई विभाग होता है अपना, ठीक है। उसके बाद जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, और इनको कुछ स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। उपमंत्री क्या होते हैं, इन दोनों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब चलते हैं, हमारे एक भाई हैं अंश गौतम जी, बहुत अच्छी तरीक़ा से वो वीडियो देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अंश गौतम जी, आपकी मैंने कमेंट देखी तो मैंने सोचा कि इससे बेटर रहेगा कि मैं आपको कमेंट में नहीं समझा पाऊंगा, कि जब क्लास लूँगा जब आपको मैं बता दूंगा। देखिए, तो अगर आप इस मेरे आंसर को देख लें तो आप मुझे ज़रूर जवाब दें। देखिए, तो आपका क्वेश्चन था कि भाई जैसे 50% मैंने आपको बताया कि मतलब 50% + 1 मतलब प्रधानमंत्री बनने, मतलब अपनी पूर्ण बहुमत के लिए क्या होता है कि 50% + 1 होने चाहिए। तो वो क्या है कि उस सरकार, मतलब वो उन पूर्ण बहुमत से वो अपनी सरकार बना सकते हैं। अब ये इनका डाउट था कि भाई ये 50% + 1 ही क्यों होता है, ठीक है। ये आपका डाउट है अंश गौतम जी भाई, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। सपोज करिए आप, बिल्कुल बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। आपके घर में 10 मेंबर हैं। आपके घर में है कितने, 10 मेंबर हैं। आपके घर में है 10 मेंबर, और आपके घर में एक चुनाव होता है, और आपसे सभी से बोला जाता है कि आप कोई भी खड़ा हो सकता है। टोटल 10 मेंबर हैं, आप 3 भी खड़े हो सकते हैं, 4 भी खड़े हो सकते हैं, मतलब टोटल जो वोटिंग है वो 10 ही है। आपके जो वोटिंग है टोटल 10 है। तो उसके बाद 10 में से क्या किया जाएगा, वोटिंग होगी। अगर सपोज करो 2 कैंडिडेट खड़े हुए, सपोज करो कितने कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट खड़े हुए। तो 2 कैंडिडेट खड़े होने के बाद में क्या हुआ कि 50% + 1, आप अब हुआ क्या कि 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो एक की वोट आ गई 5 और इसकी भी आ गई 5। तो दोस्तों फिर तो ये जो आपका इलेक्शन हुआ था ये तो रद्द हो गया फिर, क्योंकि दोनों की वोट बराबर बराबर आ गई। अब हुआ क्या कि जो एक पार्टी थी, एक कैंडिडेट था तुम्हारे घर में, उसकी 4 वोट आ गई, और दूसरे कैंडिडेट की आ गई सपोज करो 6 वोट। तो दोस्तों जिसकी 6 वोट आई हैं, तो वो जिस चीज के लिए भी इलेक्शन हो रहा होगा ना, तो वो अपनी सरकार बना देगा। इस तरीके से आप समझिए। तो अगर हम 50% + 1 नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा की 545 सीट है, ठीक है, तो सपोज करो लोकसभा के हमारे इलेक्शन हुए। अगर 50% + 1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, 50% + 1 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो भाई फिर क्या होता कि अगर सपोज करो 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, 1 2 3 और 4। अब 50% + 1 अनिवार्य है, जब भी आप पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकते हैं, तो ठीक है। अगर कुछ और इनके साथ रूल रख देते कि भाई जिसकी ज्यादा वोट, तो वो तो सिस्टम गलत हो जाता। तो इसमें क्या है कि आप 50% + 1 से ही चुनाव को डिसाइड करते हैं। देखिए, सपोज करो इसकी वोट आ गई, मतलब 40% वोट इसकी आ गई, ठीक है, और 30% वोट इसकी आ गई, और 40% ही वोट इसकी आ गई। 40 और 30 70, 40 और 40% 80 और 20, मतलब 3 कैंडिडेट थे, 40% वोट इसकी आ गई, 40 इसकी, 20% इसकी आ गई। तो अब किस बेस पे आप इनका चुनाव डिसाइड करते, तो 50% 1 इस वजह से रखा ताकि आराम से हम रिजल्ट निकाल सकें। अब हुआ क्या कि भाई अब इसको क्या है कि इसको 50% + 1 लाने हैं, तो या तो ये समर्थन दे देंगे या समर्थन दे देंगे इसको, तो फिर ये अपनी सरकार बना लेंगे। इसका मतलब यही है 50% तो मिनिमम होने ही चाहिए किसी काम को करने के लिए। सपोज करो स्कूल में भी अगर आपके में क्लास मॉनिटर बनाते हैं ना कि भाई जिसकी ज्यादा वोट, जिसके जैसे सपोज करो 100 मेंबर हैं और 2 खड़े हो गए, तो 100 में से जिसकी क्या मनागी वही अपनी क्या करेगा, वही मॉनिटर बन जाएगा। तो उसी तरीका से 50% + 1 है ये। तो इस चीज में मतलब कोई ज्यादा बुक में भी कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि भाई किस लिए लेते हैं। बाकी ये जितनी भी बातें बताई है ना, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो बस आपको ये याद रखना है कि सपोज करो लोकसभा के इलेक्शन में चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ कि जैसे 50% + 1 सांसद चाहिए जीतने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए। अगर किसी के 50% नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर गठबंधन होता है कि मतलब जो सपोज करो बीजेपी है, तो बीजेपी क्या करेगी, किसी और के विधायक ले लेगी। इस तरीका से गठबंधन होता है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ज़रूर मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी बात, जो डाउट आपका था वो क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।